नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे आवृत्तिबीजी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया। जैसा कि हाई स्कूल के सिलेबस में है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो किसी भी पौधे में लैंगिक जनन को समझने से पहले इन पौधों के जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, इन भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं। प्रथम चक्र जो होता है उसे कैलिक्स कहते हैं। ये हरे रंग के या गाढ़े रंग के पत्ती के समान संरचना होते हैं। दूसरा जो चक्र होता है उसे हम लोग करोला कहते हैं। ये पुष्प के सुंदर भाग होते हैं जो परागण हेतु कीटों को आकर्षित करते हैं, पक्षियों को आकर्षित करते हैं। तीसरा जो चक्र होता है, इस चक्र को संयुक्त रूप से पुमंग कहा जाता है। जो पुमंग होता है ये पुष्प का नर जनन अंग होता है। और चौथा जो चक्र होता है ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है, जिसे जयांग कहते हैं। अब हम लोग इन चारों चक्रों का डिटेल अध्ययन करेंगे, किस भाग को क्या कहा जाता है। तो हम लोग एक पुष्प की संरचना बनाएंगे। तो कोई भी पुष्प जो स्थित होता है वो पुष्पासन से, ये पुष्प के जो भाग जिस स्थान से निकलते हैं, ये जो शाखा होती है इसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। जिसे थैलेमस कहते हैं। अब यहाँ से, इसी से ये पुष्प के सभी भाग निकलते हैं। तो हम लोग पुष्प के मादा भाग को बनाते हैं। पुष्प का मादा जनन अंग जयांग कहलाता है। तो यह है जयांग, गैनोसियम। गैनोसियम क्या होता है? पुष्प का मादा जनन अंग होता है। और इस भाग में, मादा जनन अंग में गैनोसियम के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ चौड़ा भाग ये वर्तिकाग्र कहलाता है। इसको वर्तिकाग्र कहते हैं या स्टिग्मा। यह भाग परागकणों को एकत्र करता है। परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर लसलसे स्राव से चिपक जाते हैं और चिपक करके यहीं से परागकण पराग नलिका के रूप में जर्मिनेट करके ये मादा के अंड तक पहुंचते हैं। तो ये वर्तिकाग्र हो गया। और वर्तिकाग्र के नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नली के समान संरचना जो होती है, इसे वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। इसी नली के माध्यम से पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है। और पुष्प का जो तीसरा भाग है मादा जनन गैनोसियम का, ये गोल भाग अंडाशय या ओवरी कहलाता है। ये घड़े के समान ये चौड़ा होता है
और यहाँ पे मादा गेमेटोफाइट, सो फीमेल का गेमेटोफाइट है, बीजांड है, और इसी के अंदर अंड कोशिका या एग सेल उपस्थित होती है। इस प्रकार पुष्प के चक्र में गाइनोसियम या मादा जननांग के मुख्य रूप से 3 भाग हो गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तीनों भाग पुष्प के मादा भाग होते हैं, जो प्रायः चारों चक्रों के बीचों बीच स्थित होते हैं। पुष्प के मादा जननांग को पुनः हम लोग एक बार फिर ध्यान से देखते हैं। सबसे चौड़ा भाग स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वर्तिका, और चौड़ा भाग अंडाशय या ओवरी कहलाता है। पुष्प के सभी चक्र पुष्पासन से लगे होते हैं, जो डंठलनुमा संरचना होती है। अब इस मादा जननांग में गाइनोसियम के अंदर ये मादा जननांग में ओव्यूल या बीजांड उपस्थित होता है, और इस बीजांड के अंदर मादा न्यूक्लियस, मादा केंद्रक उपस्थित होता है, और इसके बाद इस बीजांड में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। पुष्प का नर जननांग एंड्रोसियम या पुमंग कहलाता है, जिसे एंड्रोसियम या पुमंग कहते हैं। ये नर जनन अंग होता है। पुष्पासन से कई पुमंग लगे होते हैं। ये पुष्प का मादा जननांग हो गया। और यहीं से इसी भाग से पुष्पासन से कई पुमंग, जिसे संयुक्त रूप से पुमंग कहते हैं, इनसे कई पुंकेसर लगे होते हैं। पुंकेसर पुष्प के नर जनन अंग होते हैं। इनकी संख्या प्रायः 4, 6, 8 या कई पुष्पों में अनंत होते हैं। ये पुष्प के नर भाग होते हैं, जिनको हम लोग पुमंग संयुक्त रूप से कहते हैं या स्टेमेन कहते हैं। एक पुंकेसर या स्टेमेन कहलाता है। अब हम लोग इस पुंकेसर की संरचना देखेंगे। इस पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। एक चौड़ा भाग, ये इसे एंथर, इस चौड़े भाग को एंथर या पराग कोश कहते हैं। इसी पराग कोश में नर युग्मकों का, पराग कणों का विकास होता है, और इस पराग कोश से एक पतली नलिका निकलती है, जो इनको आधार से जोड़े रहती है। इसे कहते हैं फिलामेंट। इसे कहते हैं फिलामेंट, या हिंदी में पुतंतु कहते हैं। अब एक भाग और बचता है। परागकोश और पुतंतु के बीच का ये भाग
जहाँ से ये दोनों जुड़े होते हैं इसे योजी या कनेक्टिव कहते हैं। अब हम लोग पुंकेसर के इन भागों को ध्यान से देखेंगे। पुनः हम लोग देखेंगे ये स्टेमेन या पुंकेसर है जिसमें कई पुमंग लगे होते हैं। एक पुंकेसर की संरचना हम लोग देखेंगे तो चौड़ा भाग, परागकोश, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिससे ये परागकोश जुड़ा होता है उसे पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं, और परागकोश और फिलामेंट के बीच का भाग योजी या कनेक्टिव कहलाता है। अब हम लोग इस पुमंग को, इस पुंकेसर को काटेंगे और काट के देखेंगे कि इसके अंदर क्या दिखाई देता है। तो इसका सेक्शन काटने पर ये परागकोश का बाहरी भाग है और यहाँ इसको काटने पर इसमें 4 चेंबर दिखाई देते हैं। ये 4 कोष्ठ दिखाई देते हैं और प्रत्येक कोष्ठ में चारों चेंबर में पराग बनाने वाली सेल होती है जिसे पॉलन मदर सेल कहते हैं। और ये पॉलन मदर सेल्स पॉलन ग्रेन या परागकणों का निर्माण करती है। तो ये चारों चेंबर हो गए और इसी में पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। अब इन पॉलन चेंबर का हम लोग सेक्शन व्यू काट के देखेंगे तो इनके अनुप्रस्थ काट के अध्ययन में हम देखेंगे इसमें कई प्रकार के लेयर दिखाई देते हैं। सबसे बाहरी जो परत या सबसे बाहरी जो लेयर होती है इस लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। सबसे बाहरी लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे थोड़ी बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं, इन्हें एंडोथीसियम कहते हैं और ये कई कोशिकाओं से बनी होती हैं। एंडोथीसियम के नीचे कई कोशिकाओं के लेयर होते हैं जिसे मिडिल लेयर कहते हैं और मिडिल लेयर के नीचे एक मोटी कोशिकाओं की परत होती है जो एक चक्र बनाती है। इन कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसे टैपेटम कहते हैं। टैपेटम पराग मातृ कोशिकाओं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर या पराग कणों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं इनको पोषण प्रदान करते हैं। ये इनको पोषण प्रदान करते हैं टैपेटम। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल या ये पराग मातृ कोशिकाएं, पराग कण मातृ कोशिकाएं, इन्हीं के द्वारा पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कण जिसे नर युग्म कहते हैं, प्रत्येक कोष्ठ में ढेर सारे नर युग्मकों का निर्माण होता है जो परागण क्रिया के द्वारा बिखर जाते हैं और मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर जर्मिनेट करते हैं और मादा के जनन अंग या अंड कोशिका से मिलकर निषेचन करते हैं। अब हम लोग एक पराग कण की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो एक पराग कण में बाहर की तरफ एक खुरदरी लेयर होती है जिसे एक्साइन बोलते हैं, जिसे एक्साइन वाल बोलते हैं। ये बाहर की तरफ खुरदरी होती है और ये एक्साइन लेयर में कई गर्त होते हैं। एक ऐसा स्थान होता है जो थोड़ा चौड़ा होता है जिसे हम लोग जर्म पोर कहते हैं। जर्म
पोर। यहीं से ये पराग नलिका ये जर्मिनेट करती है, जर्म पोर से। अब परागकण का निचला भाग, निचला जो सतह होता है उसे इंटाइन वाल कहते हैं। ये अंतःभित्ति या इंटाइन वाल, बाहरी भित्ति को एक्साइन वाल कहते हैं। अंतःभित्ति के अंदर एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है और इसी न्यूक्लियस के साथ एक जनरेटिव न्यूक्लियस भी उपस्थित होता है। इसके बाद ये परागण क्रिया के बाद जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब या पराग नलिका का निर्माण करते हैं और नर युग्मक पराग नलिका में 2 केंद्रकों में बंट जाता है, जिसमें से दोनों केंद्रक मादा के बीजांड में प्रवेश करते हैं और निषेचन क्रिया होती है। एक परिपक्व परागकण के जर्मिनेशन को हम लोग मैचुरेशन स्टेज को सेक्शनल व्यू से देखेंगे। तो पुनः हम बाहर की तरफ देखेंगे एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम, कई परत की मिडिल लेयर होती हैं और मिडिल लेयर के नीचे एक मोटी परत कोशिकाओं की जो होती है जिसे टैपेटम कहते हैं, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इसमें कई केंद्रक पाए जाते हैं और ये पराग कणों को न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करती है। और पराग मातृ कोशिकाएं जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पॉलन ग्रेन का निर्माण करती हैं। तो ये हो गया मेल गैमेटोफाइट के बारे में, जिसके द्वारा नर युग्मकों का निर्माण होता है और ये निषेचन क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हम लोग मादा जनन अंग या गैनोसियम का अध्ययन करेंगे। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड या ओव्यूल होता है। एक ओव्यूल कई प्रकार के होते हैं, एनाट्रापस, आर्थोट्रापस, कंपाइलोट्रापस। तो हम लोग एक एनाट्रापस बीजांड की संरचना देखेंगे। इस बीजांड की संरचना का हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे और इसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार इसमें निषेचन की क्रिया होती है। एक ओव्यूल या बीजांड, इस बीजांड में कई कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और हम लोग बीजांड में देखेंगे यह बीजांड एक गोल आकार की संरचना होती है और इस बीजांड के अंदर पराग नलिका प्रवेश करती है। अब यह बीजांड के सबसे बाहर की तरफ से कई परत कोशिकाओं की होती है। इन कोशिकाओं को हम लोग इंटीगुमेंट्स या अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण से एक खुली संरचना जो होती है इसी को माइक्रोपाइल या मुखद्वार कहते हैं। मुखद्वार के अंदर भ्रूणकोश स्थित होता है, एक गोल आकार का भ्रूणकोश जो मादा गैमेटोफाइट होता है, इसी के अंदर कई केंद्रक पाए जाते हैं, यह उपस्थित होता है। अब हम लोग इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। एक बीजांड एक ओव्यूल में इसकी संरचना गोलाकार की होती है और ये कई अध्यावरण या कई इंटीगुमेंट्स पाए जाते हैं।
इसे हम लोग इंटीगुमेंट्स या अध्यावरण कहते हैं। इन्हीं के द्वारा बीजांड बनते हैं और ये अध्यावरण इनके अंदर ये भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक एक गोल आकार के भ्रूणकोश होते हैं और इसका ये बीजांड का यह सर्पस बंद होता है और इस भाग को जो मुख के आकार की है एक द्वार है, इसे मुख द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल, इसी मुखद्वार से परागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है। परागनलिका कई तरह से बीजांड प्रवेश करती है। ये अध्यावरण से प्रवेश कर सकती है, ये निभाग से प्रवेश कर सकती है या माइक्रोपाइल से। अब हम लोग देखेंगे इस भ्रूणकोश के अंदर कुल 8 केंद्रक होते हैं। सबसे मध्य भाग में 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। इन 2 केंद्रकों को ध्रुवी केंद्रक या पोलर न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे हिंदी में ध्रुवी केंद्रक कहते हैं। इसके नीचे बीजांड में एम्ब्रियो सैक, इसे आपने कहा भ्रूणकोश, भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में कुल 8 केंद्रक होते हैं। मध्य में ध्रुवी केंद्रक, ऊपर की तरफ 3 केंद्रक उपस्थित होते हैं। इन तीनों केंद्रकों को प्रतिमुख कोशिकाएं, इन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल कहते हैं। ये प्रतिमुख कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और बीजांड में उपस्थित भ्रूणकोश के नीचे की तरफ 3 केंद्रक होते हैं। 3 केंद्रक जो उपस्थित होते हैं उनमें एक केंद्रक जो मध्य भाग में होता है, इसे अंड कोशिका या एक न्यूक्लियस कहते हैं और इसी एक न्यूक्लियस से 2 अन्य केंद्रक लगे होते हैं। इनको साइनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं या सहायक केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार इस भ्रूणकोश में, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर कुल 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं और इन 8 केंद्रकों को एक साथ अंड उपकरण या एग ऑपरेटस कहते हैं, क्योंकि निषेचन और निषेचन के बाद सभी क्रियाएं इसी 8 केंद्रकों में होती हैं। एग ऑपरेटस। अब बीजांड का यह ऊपरी भाग निभाग या से निभाग या चैलेजा कहलाता है। अब हम लोग
निषेचन की क्रिया का अध्ययन करेंगे। कैसे बीजांड में निषेचन होता है। तो पराग नलिका ये वर्तिकाग्र से प्रवेश करती है और वर्तिकाग्र से पराग नलिका जर्मिनेट करती है। पराग नलिका वर्तिकाग्र पर ये जर्मिनेट करके और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो बीजांड में प्रवेश करती है। और ये पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करके अपने दोनों केंद्रकों को रिलीज करती है। तो ये पराग नलिका आ गई। पराग नलिका में नर केंद्रक दो भागों में बढ़ जाते हैं। ये दोनों मेल न्यूक्लियस कहलाते हैं। अब ये दोनों केंद्रक माइक्रोपाइल से आगे बढ़ते हैं और ये पालन ट्यूब या पालन नलिका ये सीधे सीधे ये अंड कोशिका के बगल से होकर के सीधे सीधे भ्रूणकोश में प्रवेश करती है और ये दोनों केंद्रक भ्रूणकोश में चले आते हैं। एक केंद्रक ये अंड कोशिका से मिल जाता है, आकर के ये नर युग्मक ये मादा के अंड कोशिका से मिल जाता है। इस प्रकार यहाँ पर निषेचन क्रिया होती है। मादा युग्मक का नर युग्मक से संलयन ये निषेचन कहलाता है। इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। या प्राइमरी निषेचन, प्राइमरी फर्टिलाइजेशन। क्योंकि आवृत्तिबीजी पौधों में निषेचन दो बार होता है। एक निषेचन तो एक मेल न्यूक्लियस आकर के यहाँ पे जुड़ गया, निषेचन हो गया। अब दूसरा जो न्यूक्लियस है ये केंद्रक जो है ये दोनों ध्रुवी केंद्रकों को जाकर के निषेचित कर देता है। अब निषेचन एक बार अंडकोशिका से हो गया जिसे प्राथमिक निषेचन प्राइमरी फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और दूसरा दोनों ध्रुवी केंद्रकों को निषेचित कर देता है। इस प्रकार यहाँ पे 3 केंद्रकों का निषेचन होता है जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन या हिंदी में त्रिसमेकन कहते हैं। इस प्रकार आवृत्तिबीजी पौधों में निषेचन 2 बार होता है, एक प्राथमिक निषेचन और दूसरा द्वितीयक निषेचन। इसे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या द्वितीयक निषेचन की क्रिया। तो इसे द्वितीयक निषेचन कहते हैं। प्राथमिक निषेचन से भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है। इससे एम्ब्रियो बनता है। और द्वितीयक निषेचन से ये एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, भोजन प्रदान करती है, जिसे कहते हैं एंडोस्पर्म। इसे कहते हैं एंडोस्पर्म या हिंदी में भ्रूणपोष। ये भ्रूणपोष इस भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और ये भ्रूण डेवलप होकर के बीज में बदल जाता है। इस प्रकार आवृत्तिबीजी पौधों में द्वितीयक निषेचन की प्रक्रिया आपने अच्छी तरह समझ लिया। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट
कर सकते हैं। इसे डिटेल से पढ़ने के लिए आपको और भी वीडियो मिल जाएंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।